आज हम बोरदुमसा दीयम विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में गहराई से उतरेंगे। हमारा मकसद डेटा के आधार पर शासन के रास्तों को समझना है, ताकि ये देखा जा सके कि एक नई शुरुआत का खाका, एक ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिख सकता है। तो ये है बोरदुमसा दीयम, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ग्रामीण इलाका है और एक बहुत ही खास बात है, ये राज्य की अकेली अनारक्षित सीट है जो इसे राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे इस विश्लेषण का सफर कैसा रहेगा। हम इस क्षेत्र के चौराहे से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी को समझेंगे, राजनीतिक बदलाव की वजह जानेंगे, पुनर्निर्माण का रास्ता देखेंगे, शासन के लिए एक खाका तैयार करेंगे और आखिर में राजनीति से परे मकसद पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इलाके के चौराहे को समझते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ की राजनीति और यहाँ की समस्याएं। यहाँ का जो सामाजिक तानाबाना है वो काफी पेचीदा है। इसमें मुख्य रूप से सिंगफो, तांगसा और चकमा आदिवासी समुदाय शामिल हैं। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो एक पूरी कहानी बताता है। देखिए, 1990 से लेकर लगभग 2014 तक, यानी करीब 24 साल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक ही नेता सीसी सिंगफो का यहां दबदबा था। लेकिन 2014 में ये किला टूट गया और 2019 आते आते तो कांग्रेस का वोट शेयर लगभग खत्म ही हो गया। और यहीं पर एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दा सामने आता है। चकमा और हाजोंग समुदाय की आबादी करीब 65,000 है, लेकिन रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं? सिर्फ 4,300 के आसपास। ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये दशकों से चले आ रहे अधिकारों और राजनीतिक आवाज के संघर्ष की कहानी कहता है। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, उन चीजों की जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं। सड़कें खराब हैं, बिजली और दूसरी सेवाएं कभी आती हैं कभी नहीं, नौजवानों के लिए स्थानीय नौकरियां नहीं हैं और सेहत और शिक्षा दोनों में ही भारी कमी है। यही वो चुनौतियां हैं जो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती हैं। तो ये तो था पूरा संदर्भ। अब आते हैं ठोस आंकड़ों पर। जमीन से 3 ऐसे संकेत मिले हैं जो आज के राजनीतिक माहौल की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। पहला संकेत है लगभग 89% वोटर टर्नआउट 2024 में। सोचिए जरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ के लोग राजनीति से अलग थलग नहीं हैं, वो बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और उनकी भागीदारी ही यहाँ हार जीत का फैसला करती है। दूसरा संकेत, और ये काफी चौंकाने वाला है, 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर 2014 में जो 31.2% था, वो गिरकर सिर्फ 2.02% रह गया। ये दिखाता है कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा किस हद तक बिखर चुका है। और तीसरा संकेत, 2024 के चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 1,352 वोट। ये बताता है कि जनता का मत यानी मैंडेट बटा हुआ है। ये इलाका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा। देखिए, हमारे लोकतंत्र में हर आवाज को सुने जाने का हक है। जब हम ऐसे आंकड़ों की बात करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस डेटा को बहुत सावधानी से संभालें और हर एक व्यक्ति की निजता और सहमति का पूरा सम्मान करें। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव आखिर हुआ कैसे? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन व्यवस्थागत कारणों पर होगा जिन्होंने इस बदलाव को जन्म दिया। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। जब कांग्रेस जीत भी रही थी, तब भी उसका वोट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर 2014 में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने पहली बार यह सीट जीती और 2019 में तो कहानी पूरी तरह बदल गई। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये धीरे धीरे हुआ एक पतन था। और ये बहुत दिलचस्प है, जहां एक तरफ कांग्रेस का किला ढह रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का प्रभाव लगातार और व्यवस्थित तरीके से बढ़ रहा था। 2014 में करीब 7.6% से 2024 में लगभग 44.9% तक। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अतीत को समझने के बाद अब भविष्य की तरफ देखते हैं। अगर किसी भी पार्टी को यहां अपनी जमीन फिर से तैयार करनी है, तो उसके लिए एक ढांचागत, एक स्ट्रक्चरल रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए एक स्वॉट विश्लेषण जरूरी है। ताकत क्या है? ऐतिहासिक मौजूदगी, कमजोरियां, कोई चेहरा नहीं, बिखरा हुआ संगठन, अवसर, जिन वोटरों को अधिकार नहीं मिला है उन्हें संगठित करना, और खतरे, एक मजबूत विपक्ष और मीडिया में बनी बनाई धारणा। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए सबसे अहम और केंद्रीय सवाल ये बनता है कि इस वक्त इस जगह को किस तरह के नेता की जरूरत है।
यहाँ के लिए जो आदर्श मॉडल है वो है लोक आदिवासी नायक, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उसी समुदाय से हो, जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो और जो जमीन के संघर्षों को अच्छी तरह समझता हो। एक ऐसा कम्युनिटी बिल्डर जो लोगों को जोड़ने की बात करे, तोड़ने की नहीं। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए चतुर्मुख सिद्धांत एक मुकम्मल ढांचा देता है। इसके 4 स्तंभ हैं: संस्कृति, उम्मीदवार, गठबंधन और संवाद। हर स्तंभ को यहाँ की स्थानीय हकीकत के हिसाब से ढालना होगा। चलिए अब रणनीति से आगे बढ़कर एक्शन प्लान की तरफ चलते हैं। अब हम एक ठोस, समय पर आधारित कार्य योजना को देखेंगे, जिससे किसी भी संगठन को जमीन से दोबारा खड़ा किया जा सके। आप लाएंगे नागरिक की गारंटी। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक ऐसा वादा है जो यहाँ का पूरा राजनीतिक मौसम बदल सकता है। ये नागरिकता के अधिकार से जुड़ी सबसे बड़ी शिकायत और सबसे बड़े अवसर को एक बहुत शक्तिशाली संदेश में बदल देता है। और ये है 90 दिन का एक्शन प्लान, 3 चरणों में। पहला चरण है फाउंडेशन, जिसमें लोगों को सुनना और उनकी सेवा करने पर ध्यान हो। दूसरा है मोमेंटम, जिसमें काम करके दिखाना और संगठन बनाना है। और तीसरा पुश, जिसमें लोगों को लामबंद करके जीत हासिल करनी है। शासन का मतलब सिर्फ योजनाएं चलाना नहीं है, यह हर नागरिक की गरिमा और अपनी जिम्मेदारी को बनाए रखने का एक वादा है। और यही विश्वास एक स्वस्थ लोकतंत्र की असली नींव होता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को चुनावी समीकरणों से थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं और राजनीति के असली मकसद पर बात करते हैं। असली मकसद है लोगों को ठोस गवर्नेंस देना, वोटों को मूल्य में बदलना। तो आखिर में चुनाव बहुत साफ है। क्या सिर्फ एक गुजरे जमाने की याद बनकर रह जाना है, या फिर जमीन से जुड़कर धैर्य के साथ पुनर्निर्माण का मुश्किल काम शुरू करना है? यही वो अवसर है जो एक नई जमीनी स्तर की राजनीति को जन्म दे सकता है। यदि कोई जन केंद्रित नेता बनना चाहता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहता है, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-420-41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।